ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, लर्न24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए जीके एंड जीएस वाला सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम शिक्षा विभाग की योजनाएं देख रहे हैं। इसके साथ साथ शिक्षा से रिलेटेड जो करंट के टॉपिक्स हैं वो सारे देखेंगे। और इससे पहले हमने क्या है, इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए। जिसने भी ये लेक्चर्स नहीं देखे वो देख लीजिए, और उसके बाद आप ये पार्ट 3 देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है चाइल्ड लेबर के ऊपर। ठीक है, चाइल्ड लेबर के ऊपर नहीं होने वाला पूरा, इसके अंदर बस एक पॉइंट है, ये चाइल्ड लेबर के बारे में डेटा है, हम इसको देखेंगे। उससे पहले कर लेते हैं, आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे वो देख लेते हैं। देखिए, ये हमने परसों वाले लेक्चर में आपको क्वेश्चंस दिए थे यहाँ से, तो इनके आंसर देख लेते हैं। ये काफ़ी अच्छे आंसर इन्होंने दिए, एक ही जगह पे सारे आंसर दिए थे, तो मैंने इसीलिए आकांक्षा कुमारी का ये PDF यहाँ पे अटैच कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप भी आंसर दें, पूरे के पूरे आंसर दें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके आंसर देना। अब देखिए, टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लेकर आए, तो उसके चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया था? एक कस्तूरी रंजन। ठीक है, के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इनको अपॉइंट किया गया था। जो इन्होंने क्या करा था, 10+2 जो ओल्ड पैटर्न था, 10+2, 10 क्या था? प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, और 2 क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। इनके नाम हैं। ठीक है, तो ये इसको रिप्लेस करते हुए न्यू एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात करी, 5+3+3+4। ठीक है, तो इसमें जो 5 है ये फाउंडेशनल स्टेज कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही इन तीनों के भी नेम हैं, इन तीनों के नेम आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद इन्होंने इनकी एज ग्रुप भी मेंशन कर दिया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये एज ग्रुप भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जो कल वाला लेक्चर है, कल वाले लेक्चर में भी आपसे क्वेश्चन पूछे थे, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे आंसर दिए हैं, मिस अग्रवाल ने। तो इनके आंसर आप देख सकते हैं, रेगुलर ये आंसर देते हैं, बहुत अच्छे आंसर लिखती हैं, है ना। तो अब देखिए, ये गोल की फुल फॉर्म पूछी थी, तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। गोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स प्लस मेटा फेसबुक के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है 15 मई 2020 में। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा था, PM जनमन की फुल फॉर्म पूछी थी मैंने आपसे, तो PM जनमन की फुल फॉर्म है ज से जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। MSD की फुल फॉर्म पूछी थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। KV की फुल फॉर्म पूछी थी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। NIEP की फुल फॉर्म पूछी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, EMRS। ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इसमें कौन सा हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे? ठीक है, कौन से उसका पढ़ेंगे? तो हम CBSE बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जो हमारा करिकुलम होगा वो कौन सा होगा? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में CBSE बेस्ड होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था जो गोल है, ठीक है, गोल इनिशिएटिव है, मैं वो क्वेश्चन पे ही लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपको यहाँ पर, ये जो गोल है इसकी फुल फॉर्म तो बताइए। ठीक है, कहाँ गया पेन? ये गोल है, इसकी फुल फॉर्म तो बताई। ठीक है, पर इस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम किस चीज़ पर फोकस करता है? 3 इसके कोर एरियाज़ हैं। ये कोर एरियाज से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस कोर एरियाज़ को याद करें। ठीक है, इसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं बताने में तो अभी बता दूंगा, आप सुन लेंगे पर आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम तक। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आपको मेरे जो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके आंसर्स दें। ठीक है, इनके आंसर देना बहुत ज़रूरी है। तो 3 कोर एरियाज़ पे फोकस करता है गोल प्रोग्राम, तो वो कोर एरिया के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये आप करें, सब लोग करें, एक जना नहीं करें। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सभी लोगों के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। जो आंसर देगा वो एग्जाम में ज़्यादा अच्छा स्कोर भी करेगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, हमारे इंडिया में क्या है, जो चाइल्ड लेबर है वो एक तरीके से उसको लोग है ना टैबू की नज़र से नहीं देखते। मतलब बच्चा काम कर रहा है, करने देते हैं खुद, और छोटा बच्चा अगर कोई काम कर रहा है तो उसको पकड़ के उड़ाते हैं, चल काम कर, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, परंतु ये क्या है, इससे आप ये नहीं सोच पाते कि जो छोटा सा बच्चा, आप जब किसी थड़ी पर जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, किसी कारखाने में जाते हैं, वहाँ एक छोटा बच्चा काम करते हुए दिखाई देता है, तो आपको ये सोचना चाहिए इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। ठीक है, रोड पर जब आप निकल रहे होते हैं, आप गलियों में भिखारी देखते हैं, है ना, छोटे बच्चों को पेरेंट्स क्या करते हैं, भिखारी बना देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप मानिए ट्रैफिक लाइट पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे आप मान लीजिए 200-300 गाड़ियाँ आगे खड़ी हुई, वैसे बहुत ज़्यादा खड़ी होती है, 200-300 गाड़ियाँ खड़ी हुई और उसमें से 100 गाड़ी 50% गाड़ियों ने भी उसको 10-10 रुपये दे दिए।
ठीक है। तो 1,000 रुपये तो भाई सीधे सीधे बना लिया ना उसने 100 गाड़ियों से ही, तो वो क्यों काम करेगा इंसान बताओ। हालांकि बहुत गाड़ियाँ आती हैं, मैं तो एवरेज मान रहा हूँ कि 100 गाड़ी ने दी है तो 1,000 रुपये तो कमा के बैठ गया ना ये। तो हम और एक लेबर जो दिन भर काम कर रहा है, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक काम करता है, और उसको कितनी मजदूरी मिलती है, उसको 500 से लेके 600 रुपये मजदूरी मिल रही है, ठीक है। तो कौन प्रॉफिट में है, जो भीख मांगने वाला है या मेहनत करने वाला है। तो फिर मेहनत तो भीख मांगेंगे ना बच्चे, तो आपको कभी भी इस तरीके से बच्चे दिखाई दें तो उनको कभी भीख नहीं देनी है, ठीक है। उनको भले खाने के लिए दे दें, खाने के लिए पूछ लें, भाई तूने कुछ खाना नहीं खाया, चल तुझे 2 रोटी खिला देता हूँ, तुझे सब्जी खिला देता हूँ, तुझे आटा दिला देता हूँ, पर कभी उसको पैसे मत दें, कभी पैसे नहीं देना चाहिए। पैसे देने से क्या कर रहे हैं आप, एनकरेज कर रहे हैं उसको कि तू और भीख मांग, मैं तुझे और पैसे दूंगा, तू ज़्यादा भीख मांगेगा मैं तुझे ज़्यादा पैसे दूंगा, ठीक है। कि आपके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पैसे नहीं देने, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कोई घायल दिख रहा है तो उसकी मरहम पट्टी करा दें, उसको पैसे ना दें। अपना जीवन में से थोड़ा सा 10-15 मिनट का समय निकालें ऐसे लोगों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको धुतकार भरी नज़रों से देखें, वो भी सम्मानपूर्वक देखें उनको ज्ञान दें। आप थोड़े से पढ़े लिखें तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है उनके प्रति, आपको जो भी फ़र्ज़ बनता है वो आप उसको जितना आपकी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। जनरली क्या होता है, बच्चे सब लोग है ना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे में बड़े बड़े पब्स में जाते हैं, दोस्तों को पार्टी देते हैं, ठीक है, होटल्स में जाते हैं, खाना खाते हैं महंगा महंगा। तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जो आप सब लोगों पे खर्च करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आप 5,000 रुपये खर्च करने वाले हैं, अभी तो नहीं करने वाले हैं, 2-4 साल बाद कर देंगे, या कुछ बच्चे करते भी होंगे। तो 5,000 रुपये मान लीजिए खर्च कर रहे हैं, तो कम से कम 500 से 1,000 रुपये आप ऐसे लोगों पे खर्च करें, ऐसे लोगों के खाने का इंतजाम करें। जैसे अभी सर्दी आ रही है तो उनके लिए कंबल चद्दर जो भी कर सकते हैं, आपकी जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो करें। छोटे बच्चों के लिए अगर आप जैसे स्वेटर्स होते हैं, ठीक है, तो गर्म कपड़े उनकी व्यवस्था कर सकते हैं तो वो करवा दें, ठीक है। तो ऐसे कुछ काम करने की कोशिश करें हमेशा। जब आप ऐसा कोई काम करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, ये सब बातें करेंगे। आ जाइए अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए चाइल्ड लेबर का जो डाटा आया है ना, तो इसमें क्या पाया गया, इसमें ये पाया गया कि जो हमारे इंडिया है उसमें 10.1 मिलियन चिल्ड्रंस अभी भी चाइल्ड लेबर मतलब वर्क फोर्स में इंगेज्ड है, ठीक है। वो भी अभी भी क्या कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे कितने 10.1 मिलियन बच्चे अभी भी किसमें काम में लगे हुए हैं, चाइल्ड लेबर के शिकार हैं हमारे इंडिया में, जिसमें से 4.5 तो मिलियन क्या है, वुमेन्स हैं, वो मतलब बच्चियां हैं, छोटी लड़कियां हैं, ठीक है, और 5.6 क्या है, लड़के हैं जो चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र 5 से लेकर 14 साल के बीच में है। 5 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड लेबर में काउंट किया जाता है। चाइल्ड लेबर अगर 14 साल से अबोव है तो चाइल्ड लेबर से वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है, फिर वो चाइल्ड लेबर में काउंट नहीं करते उनको। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकता है। तो ये जो डेटा है ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है, अभी लेटेस्ट सेंसस आया नहीं, तो इसी सेंसस से आपको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया में, इंडिया के जो स्टेट्स हैं, देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सही नहीं बनाते हैं, पूरा हमारा इंडिया का नक्शा इसी तरीके से है, ठीक है। पर ये जो दिखा रखा है ना, ये थोड़ा वाइट सा, ये क्या है, पाकिस्तान ने कब्जा रखा है इतना एरिया, और इधर चाइना ने कब्जा रखा है इंडिया पर। हमारा इंडिया पूरा है, ये हमेशा याद रखें, ठीक है। अभिन्न अंग है हमारा ये, हम इसको किसी को समर्पित ऐसे दे नहीं सकते, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया पूरा का पूरा, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, नॉर्दर्न वाला पार्ट, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अब क्या है, जो हमारा उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर के केसेस देखने को मिले हैं। कितने, 2.1। यूपी में कितने हैं, 2.1 मिलियन केसेस आपको चाइल्ड लेबर को मिलेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता मिलियन क्या होता है। देखो मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs, है ना, 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है। अगर हम 2.1 मिलियन की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं 21 लाख, ठीक है। 21 लाख हो गया, 2 का मतलब 20 लाख हो गया, और 1 का 10 लाख, वो 1 लाख हो गया, ठीक है। तो ये 21 लाख डेटा हो गया। तो 21 लाख क्या है, बच्चे यूपी में ही मिलेंगे आपको जो चाइल्ड लेबर का शिकार है। दूसरे नंबर पे हम बात करें यूपी के बाद आ जाएगा बिहार, ठीक है। बिहार में डेटा मिलेगा। बिहार में कितने, 1 मिलियन, मतलब 10 लाख लोग बिहार में चाइल्ड लेबर का शिकार है। तीसरे नंबर पे हमें डाटा मिलता है राजस्थान का, ठीक है। तो ये 3 अच्छे से याद कर लें कि चाइल्ड लेबर के जो केसेस हैं सबसे ज़्यादा यूपी में है, दूसरे नंबर पे बिहार में, और तीसरे नंबर पे राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। उसके अलावा अगर बात करी जाए 2001 से 2011 में हम जब शिफ्ट हुए तो चाइल्ड लेबर के जो डेटा हैं, रूरल एरिया जो गांव में हैं, वो तो क्या हुआ, डिक्रीज़ हुए, और अर्बन के डेटा इंक्रीज़ हुए,
ठीक है। अर्बन में चाइल्ड लेबर क्या है, बढ़ी है, और रूरल में घटी है। कितनी घटी है, देखो रूरल में पहले थी 2001 में 11.3 और 2011 में 8.1 मिलियन ही रह गए अर्बन के, और जब वो रूरल के, सॉरी, ठीक है। और अर्बन की बात करी जाए तो 2001 का डाटा बोलता है कि 1.3 मिलियन 2001 में क्या थे, 2001 के अंदर चाइल्ड लेबर के शिकार थे, जो कि बढ़ के 2011 में 2 मिलियन हो गए, ठीक है। तो जो गांव में जो चाइल्ड लेबर के डेटा कम होने का कारण क्या रहा और अर्बन में बढ़ने का कारण क्या रहा। देखो चाइल्ड लेबर के डेटा जो रूरल एरियाज़ में कम इसलिए हुए हैं क्योंकि वहाँ पर नॉलेज फैली है, ठीक है। वहाँ पे जो इनोवेशंस आए, टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है, ठीक है, सब लोगों को अब क्या है, शिक्षा का धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है। लोगों के पास में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोबाइल फ़ोन पहुँच गए, और मोबाइल फ़ोन के पहुँचने के साथ साथ उनको इंटरनेट एक्सेस हुआ, और इंटरनेट के माध्यम से उनको थोड़ा सा उनके राइट्स, उनके अधिकार और पढ़ने की अहमियत उनको जैसे जैसे पता चली, तो चाइल्ड लेबर के केसेस वहाँ कम होने लगे, ठीक है। परंतु जैसे अर्बन में चाइल्ड लेबर के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, अर्बन में पॉपुलेशन जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लोग इतना ज़्यादा एजुकेशन की तरफ प्रमोट नहीं हो रहे, और यहाँ पर सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है गांव के मुकाबले, ठीक है। अर्बन में क्या होता है, खाने के लिए 2 पैसे कमाने ही पड़ते हैं। तो क्या होता है, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं, या जो बच्चे फोर्सफुली चाइल्ड लेबर के शिकार कर दिए जाते हैं माँ बाप के द्वारा, वो क्यों कर दिए जाते हैं, पैसों के लिए, चंद पैसों के चक्कर में बच्चों को इस तरफ भेज दिया जाता है। तो अर्बन में क्या है, चाइल्ड लेबर के शिकार बढ़ रहे हैं और रूरल में कम हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डेटा याद रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कई बार स्टेटमेंट बना के भी पूछ लेते हैं। अब देखो ये नहीं रहा है कि वो IAS में ही पूछेंगे इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन अब जो जनरल एग्जाम्स हैं, स्कूल विभाग है, वहाँ भी इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। एजुकेशन के क्षेत्र में क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, तो ये इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे निपुण भारत मिशन लेकर आई है ना, निष्ठा 2.0 टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आई है। बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए टीचर को ट्रेनिंग दी जा रही है कि टीचर जब सीखेगा तभी तो बच्चों को सिखाएगा, ठीक है। अलग अलग टेक्निक, अलग अलग इनोवेशन से टीचर को मेथड बताए जाएंगे कि आप बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं, इस तरीके से बताएं, इंटरेक्टिव क्लासेस बनाएं, ठीक है। तभी बच्चा जल्दी और अच्छा लर्न कर सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है। पहले के ढर्रे में क्या था, पहले क्या था, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, देखो 10 क्या बोलती है, प्राइमरी एजुकेशन, और हम बात कर रहे हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो प्री प्राइमरी कौन सी हो गई, जिसे हम LKG मतलब नर्सरी, LKG और UKG बोलते हैं, जो 3 साल की एजुकेशन है, तो ये प्री प्राइमरी एजुकेशन में आती है। तो ये जो प्राइमरी एजुकेशन से पहले की एजुकेशन थी, ये हमारे जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम का भाग नहीं हुआ करती थी। तो हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम लेकर आए, इसमें जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, इसको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान, PM पोषण स्कीम, राइट टू एजुकेशन, RT एक्ट 2009, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो ये काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको देखेंगे हम एक एक करके। अभी तो हम सबसे पहले देखते हैं निपुण भारत मिशन क्या है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि निपुण का सबसे पहले तो हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए, निपुण का मतलब क्या है। तो निपुण का देखो सिंपल सा मतलब ये है कि निपुण में क्या होगा, ये एक नेशनल इनिशिएटिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रयास है, जिसके अंदर क्या होगा, बच्चे के अंदर रीडिंग हैबिट के साथ साथ उसकी समझने की क्षमता को विकास करना, ठीक है। जब वो पढ़े मतलब किसी चीज़ को पढ़ रहा है तो प्रोफिशिएंटली उसको पढ़े, है ना। तो उसके अंदर क्या हो, प्रोफिशिएंसी हो, साथ में उसमें न्यूमेरिसी मतलब उसको संख्यात्मक ज्ञान हो, कि अगर उसके सामने मान लीजिए कोई डाटा लिखा हुआ है तो वो उसको समझे, अंडरस्टैंड करे कि भाई ये इनका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3+4 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन उसे आना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि भाई ये डिवाइड कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये बोर्ड मास रूल क्या होता है, ठीक है, बोर्ड मास रूल, ठीक है। ये बोर्ड मास रूल एग्जाम स्कूल में सिखाया जाता था, बताओ कितने बच्चों को याद है। B से ब्रैकेट, O से ऑब्जेक्ट, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग इस डेटा को सॉल्व किया जाएगा। तो ये समझ विकसित करना ही क्या है, निपुण प्रोग्राम का इनिशिएटिव है। साथ साथ बच्चे के अंदर रीडिंग हैबिट को इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो ये जो निपुण प्रोग्राम है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उस समय पर 2021 में, तो कौन थे, रमेश पोखरियाल, तो उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, कब किया गया था, 5 जुलाई 2021 को किया गया था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको याद कर लीजिए।
ठीक है। तो विज़न क्या है निपुण प्रोग्राम का? सिंपल सा विज़न यही है कि रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करना है, प्रोफिशिएंट बनाना है, कि बच्चा जब भी पढ़े किताब उठाए तो बहुत अच्छे से धर धर पढ़ ले सारी चीज़ें। अगर उसके सामने मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डेटा है, सिम्बल्स है, तो उनको वो समझे, उनका एप्लीकेशन जाने। ये नहीं कि बस उसके सामने आ गए वो समझ ही नहीं रहा, खोया हुआ है, किसी के ख्याल में खो गया। यहाँ पे लिख रहे हैं सर, बोल रहे हैं सर टीचर कि भैया बताइए 2 - 3, अब ये 2 इसको दिख रहा है भैया तोता, ठीक है, इसमें इसको 2 आंखें दिखाई दे रही हैं, इसमें इसकी नाक नज़र आ रही है, यहाँ पे मुस्कुराता हुआ एक आदमी नज़र आ रहा है, इस तरीके से उसने कान बना लिए, ठीक है। तो अब यार ये चीज़ नहीं करनी है, 2 का मतलब उसको 2 ही समझ में आए, वो कोई और दूसरी ख्यालों की दुनिया में ना चला जाए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है कि वो कोई और ही, जैसे बोलते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखने लग जाए, ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ बच्चों को समझाई जा रही है बच्चा उसको अंडरस्टैंड करे, समझे, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो पीछे बैठे होते हैं ना बच्चे, वो जब टीचर जो बोल रहा होता है ना, सिर्फ उनके लिप्स हिलते हुए नजर आते हैं उस बच्चे को। अगर उस बच्चे से आप जाके पूछेंगे ना कि टीचर ने क्या बोला, वो कुछ नहीं बोलेगा तुमको। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आई वो चीज़। वो अगर वो समझ जाता तो उसको बहुत अच्छे से बताता। क्योंकि देखो सबके समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर दिमाग एक जैसा ही होता है, ठीक है। अब किसने किस तरीके से अपने दिमाग में चीज़ को फीड किया है, उसके बेसिस पे एक इंसान आगे निकलता है और एक पीछे रह जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको कभी ऐसा कोई बच्चा मिले अपने, जब आप टीचर बन जाएंगे, तो आप उसको हीन भावना से ना देखें, उसको भी ऐसे समझें कि ये भी एक प्रकृति की देन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चा है। बस ये है कि ये पढ़ने की जगह इसका दिमाग कहीं और लग जाता है। वो क्या करता है, जो पीछे बैठा होता है ना, सबसे लास्ट में बच्चा जो पीछे ही रह गया, तो जब टीचर कुछ बोल रहा होता है ना, तो उसको सिर्फ वर्ड्स, मतलब जो लिप्स हैं वो हिलते हुए दिखाई देते हैं, पर उसके दिमाग तक वो चीज़ नहीं पहुंचती है जो सर बोल रहे होते हैं। उसका दिमाग कहाँ जाता है, वो ख्यालों की दुनिया में चला जाता है। वो बोल रहे होते हैं कुछ और वो उसको कुछ और ही अज्यूम करता रहता है बैठे बैठे, पीछे बैठे बैठे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम रहती है बच्चों में। तो ये टीचर अगर अपनी इंटरेक्शन से उन चीज़ों को सिखाए तो वो बच्चा क्या है, वो चीज़ सीख जाता है, ठीक है। इसीलिए ये एडवांस लर्निंग लेकर आई जा रही है, जिससे क्या होगा, बच्चा आसानी से सीख सके, समझ सके, वो और कोई ख्यालों की दुनिया में न जाए, उसी ख्याल में रहे और उसी ख्याल से उस चीज़ को भी सीख ले। तो इस तरीके से ये चीज़ें डेवलप की जा रही हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहूँ, ठीक है। अब देखिए जो निपुण भारत है विल इम्प्लीमेंटेड बाय, इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, कौन से विभाग के द्वारा किया जाएगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखें कि निपुण भारत को कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कि इसका क्रियान्वयन का कार्य कौन करेगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल्स एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाएगा, ठीक है। निपुण भारत का लक्ष्य क्या है, ठीक है? एम टू कवर द लर्निंग नीड्स ऑफ द चिल्ड्रंस द एज ग्रुप ऑफ 3 to 9, ठीक है। तो ये क्या होगा, एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस करता है, ठीक है। बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी बच्चे हैं 3 से लेकर 9 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो प्राइमरी कक्षाओं में होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या है, इस तरीके से सिखाना है कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखें, ठीक है। कंफ्यूज ना हो, जो चीज़ सिखाई जा रही है वही चीज़ सीखें, ठीक है। तो निपुण बनाना है, निपुण बोलते हैं ना, मैं तुम्हें निपुण, तुम निपुण नहीं हो, तुम निपुण हो, ऐसे सुनते हैं। तो निपुण, वो वाला निपुण, सिंपल सा हिंदी का निपुण याद कर लो यार, वही चीज़ है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये एक 5 लेवल पे इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। 5 लेवल क्या है, 5 ट्रायर मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो 5 ट्रायर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आप इसको ऐसे मानिए, जैसे मान लीजिए 3 ट्रायर, 2 ट्रायर, 5 ट्रायर अपन ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि 3 लेवल, 2 लेवल, 1 लेवल पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 5 ट्रायर तो 5 लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। 5 लेवल कौन कौन से? पहला नेशनल लेवल, देश के लेवल पे। दूसरा लेवल राज्यों के लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तीसरा लेवल राज्यों के अंदर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। चौथा ब्लॉक लेवल पे, और 5वां स्कूल लेवल पे इस निपुण भारत प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे बच्चे का मूलभूत विकास किया जा सके, ठीक है। उसकी लर्निंग को एनहेंस किया जा सके, उसकी समझ को विकसित किया जा सके, ठीक है। आगे समझ में बहुत ईजी है। 5 ट्रायर समझ के, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि 5 ट्रायर निपुण भारत में 5 ट्रायर मैकेनिज्म है क्या, तो ये 5 चीज़ें, देश के लेवल पे, राज्यों के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्कूल लेवल पे बच्चे को क्या है, निपुण बनाना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जैसे निपुण भारत एनविसेज मेकिंग द एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग एट द फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जो निपुण भारत है वो बुनियादी स्तर पर सीखने के अनुभव को, जो बच्चा जो सीखेगा उसका जो अनुभव है उसको समग्र, एकीकृत, समावेशी, आनंददायक, आकर्षक बनाने के लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है।
सिंपल सी बात है, समझ गए। अगर जैसे मान लीजिए कोई टीचर है बहुत अच्छे से समझा रहा है तो बच्चा समझ जाएगा, कोई मान लीजिए रीडिंग करके चला जा रहा है, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो एग्जाम में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये वाली चीज़ है निपुण भरत, मतलब बच्चे के अंदर सीखने की भावना को बहुत आनंददायक आकर्षक बना देना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इट कम्स अंडर द एजीज ऑफ द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो ये क्या है, सेंटर सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। स्पॉन्सर अपन बताइए क्या होता है। स्पॉन्सर मतलब मैंने तुम्हें स्पॉन्सर कर दिया भाई, सेंटर ने क्या बोला, सेंटर केंद्र क्या बोल रहा है स्टेट को कि भाई मैंने तुम्हें स्पॉन्सर कर दिया, थोड़ा पैसा मैं दूंगा, मान लीजिए ये दे रहा है कितना 60% और सेंटर स्टेट कितना दे रहा है 40%। ये जनरल डेटा होता है ना। परंतु EMRS के जो स्कूल एस्टेब्लिश किए जाएंगे तो उसमें कितना है, सेंटर का रेशियो 75% और स्टेट का रेशियो है 25%, जो अपन ने पीछे देखा था, ठीक है। जब भी सेंटर स्पॉन्सर आएगी और सेक्टर होता तो 100% पैसा कौन देता, सेंटर देता। इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा कौन देता, सेंटर ही देता। तो ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलता है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए है टेस्ट सीरीज, ठीक है। अलग ही टेस्ट चल रहे हैं ये, और अभी वापस से इसको रिलॉन्च किया गया, दूसरी टेस्ट लाए हैं आपके लिए, क्योंकि अब आपके पास समय कम रहा है, ठीक है। तो इसमें टोटल 10 टेस्ट होंगे। ये कंप्यूटर और जीके के टेस्ट होंगे। देखो हमने आपको कंप्यूटर और जीके ही पढ़ाया है। जिन बच्चों ने हमसे कंप्यूटर नहीं पढ़ाए तो हमारे कंप्यूटर के लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो कंप्यूटर के लेक्चर्स देख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जीके हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो जीके के और ये कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। देखो 149 रुपीज़ की, और ये भी बस इसलिए रखा गया है क्योंकि देखो जब आप पे करते हैं ना तो आप उस चीज़ को जीते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको फ्री कर दूंगा बच्चे बस ऐसे ही देंगे, फ्री है कभी भी दे लेंगे, नहीं देंगे, ठीक है। तो वो इस तरीके से करता है। और वैसे भी यार इनको क्या है, टेस्ट को मैनेज करने के लिए इनको पूरा बनवाने के लिए, ठीक है, टाइम लगता है, चीज़ें लगती हैं, ठीक है, रिसोर्स लगते हैं। तो इसके लिए बस थोड़ा सा चार्ज लेंगे, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है ना। 15 रुपये 14-15 रुपये ही पड़ेंगे, और वैसे ये भी नहीं पड़ेंगे क्योंकि मैंने इसमें डिस्काउंट ऑफर लिया हूँ। तो ये 99 रुपीज़ में है, ठीक है। ये टेस्ट में आप क्या है 99 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं अगर आप इसमें 1 तारीख से पहले एनरोल करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 1 तारीख से ही ये टेस्ट चालू हो जाएंगे, और उसके बाद मैं किसी को एनरोल भी नहीं करूँगा। क्योंकि क्या होता है फिर बाद में क्या बच्चे टेस्ट नहीं दे पाते हैं, जैसे किसी का टेस्ट छूट गए फिर वो परेशान होते हैं, तो किसी से पैसे लेकर अपन ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी बेनिफिट के लिए। और देखिए एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करके आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और एक चीज़ याद रखिए, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। आपकी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आपको और लोगों से बहुत ज़्यादा आगे ले जाती है, ठीक है। अगर टेस्ट से रिलेटेड कोई कुछ जानना चाहता है तो 8118816110 पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ पर टेस्ट दीजिए, आप कहीं भी दीजिए, अपनी जो आपने पढ़ाई करी है उसका एनालाइज कीजिए, ठीक है। आपने किस लेवल की तैयारी करी है, आपकी तैयारी में कहाँ कमी रह गई है, अभी काफ़ी टाइम है, उसको इम्प्रूव करिए और अपने सक्सेस सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। तो कभी भी है ना टेस्ट देने से नहीं डरना चाहिए, टेस्ट रेगुलर देने चाहिए। जिससे क्या होता है आपने टॉपिक भी नहीं पढ़ा है ना, तब भी वो क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना तो उससे उस टॉपिक के बारे में आप जान जाते हैं। तो इसलिए टेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ ना देकर कहीं भी दे सकते हैं, जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ दे लीजिए, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज था। अगर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड किसी को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो क्या कर सकता है, ये इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले, ठीक है। व्हाट्सअप कर ले, मुझे व्हाट्सअप कर दे तो व्हाट्सअप पर पूरी डिटेल शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। आ जाइए अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है निष्ठा, ठीक है। यहाँ पर अपन सेकेंड स्कीम ऊपर वापस चलते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं एक बार इसको क्लियर भी कर देता हूँ, ठीक है। अपन ने ये निपुण प्रोग्राम कर लिया है, ठीक है। दूसरा हम करेंगे निष्ठा प्रोग्राम। आ जाइए निष्ठा 2.0 टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आ जाइए इसको देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो निष्ठा की फुल फॉर्म याद कर लीजिए कि निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव। मैं इसको वाइट पेन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर चलेगा नहीं है, ठीक है। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, है ना, जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको साथ में जो टीचर्स हैं वो उनका हॉलिस्टिक एडवांसमेंट करना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें क्या है, जो टीचर्स हैं, टीचर के साथ साथ जो प्रिंसिपल्स हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए ये निष्ठा प्रोग्राम लाई है कि जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको किस तरीके से
बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ों पर, इन चीज़ों पर फोकस करते हुए ये निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसने, कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो देखो, इसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य दो मिनिस्ट्री के पास में। अगर हम बात करें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसलिए हो गया क्योंकि ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल किसके अंदर आ रहे हैं? ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। तो ट्राइबल मिनिस्ट्री और एनसीईआरटी मिलकर दोनों इसको लॉन्च कर रहे हैं। कहाँ पर? एकलव्य ईएमआरएस स्कूल के अंदर। ये थोड़ा ध्यान रखें। तो निष्ठा क्या है? एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। किसकी करनी है? टीचर्स की करनी है। टीचर्स को क्यों ट्रेन करना है? इसलिए करना है क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप खुद सोचिए, आपने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर देखा होगा कि जो टीचर हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, कोई अपने ऊन लेकर आ जा रही है मैडम तो अपने स्वेटर बुनने में लगी हुई हैं, कोई सर आ गए हैं तो फ़ोन में लगे हुए हैं, जर्दा खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। तो इससे बच्चों के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? आप खुद सोचिएगा, अगर कोई टीचर है वो गुटखा खा रहा है, पान मसाला खा रहा है, और वो इधर पिचकारी मार रहा है, उधर पिचकारी मार रहा है, बच्चे भी तो सोचेंगे हम भी खाते हैं, हम भी इधर मारेंगे, हम भी उधर मारेंगे, दोनों मिलकर मारेंगे, फिर टीचर उधर से पिचकारी मारेगा इधर उधर, और बच्चे इधर से उधर मारेंगे, ठीक है। जैसे देखो, जैसे टीचर होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं, जैसे बड़े लोग होते हैं जो बच्चों से बड़े होते हैं, जो उनको सिखाते हैं बच्चे वही चीज़ सीख जाते हैं। इसीलिए हम क्या है? बच्चों के लिए एक मिरर है, आईना है। हम जैसा बिहेव करेंगे बच्चा वही सीखेगा। तभी तो बोलते हैं बच्चों के सामने कभी लड़ना नहीं चाहिए, ऊंची आवाज़ में नहीं चिल्लाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर, बच्चों के मस्तिष्क पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अभी देखिए, आप सभी को पता है हमास और सीरिया के बीच में बहुत तगड़ा, सीरिया नहीं, इजराइल, सॉरी, ठीक है, हमास और इजराइल के बीच में बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा था, ठीक है। अभी क्या है, 5 दिन के लिए इसमें युद्ध विराम लगाया गया। अब इन्होंने क्या है, इसको 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया, क्योंकि इन दोनों को पता है कि भाई युद्ध से बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है, उनके सिविलियंस मारे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अब क्या है, जो पीस एस्टेब्लिश किया है अब उसको थोड़ा थोड़ा करके एक्सटेंड कर रहे हैं, पीस टॉक्स करेंगे और बाद में ही वापस से इसको रिजॉल्व कर लेंगे। परंतु ये देखिए, 2 देशों के बीच में जो बच्चे लड़े मरे, ठीक है, जिनके पेरेंट्स मर गए, वो बच्चे अनाथ हो गए, उनकी मस्तिष्क पे कैसा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? या वो स्कूल जाएंगे तो क्या वो उस फीलिंग के साथ जा सकते हैं जब उनके घर में नॉर्मल कंडीशंस थी? आज उनके माता पिता उनके साथ में नहीं हो, पेरेंट्स नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है मान लीजिए, तो वो बच्चे का विकास कैसे होगा? आप खुद सोचिए, ठीक है। तो इन चीज़ों पर फोकस करिए। अब ये क्या निष्ठा प्रोग्राम क्या फोकस करता है? ये टीचर्स के डेवलपमेंट पे फोकस करता है कि भाई टीचर किस तरीके होना चाहिए, किस तरीके से उसका विकास होना चाहिए। जब टीचर अच्छा होगा तो बच्चे भी अपने आप अच्छे निकल कर आएंगे। अब आप जैसे मान लीजिए आप ईएमआरएस का एग्जाम दे रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे टीचर बनेंगे, ठीक है। तो जो टीचर बनेंगे तो उनकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब आप जाएँ तो यार आप खुद सोचना उन बच्चों का आप किस तरीके से बेहतर विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गरीब तबके से आते हैं, ट्राइबल हैं, जंगलों से उठ कर आते हैं, और आपके हर एक वर्ड उनके लिए सोने के समान है, ठीक है, स्वर्ण आभूषण के समान है। अगर आपने उनको अच्छी शिक्षा दी तो वो एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले बंदे बनेंगे, ठीक है। अगर आपने उनको गलत शिक्षा दी तो उनका नज़रिया पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले खुद में वो चीज़ें इनकलकेट करना कि जिससे आप उनको एक बेहतर भविष्य दे पाएँ, ठीक है। तो ये आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आ जाइए, आप देखिए व्हाट इज़ निष्ठा। देखो, निष्ठा सिंपल सा अपन ने देखा कि क्या है, एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, याद कर लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। तो पूर्ण तरीके से विकास करने के लिए ये टीचर्स और जो प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल के जो हेड्स हैं, है ना, उनका विकास करने के लिए ये स्कीम लेकर आई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें क्या होगा, ये अपने ही तरीके का एक दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इट इज़ द लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें। तो इसको क्या है, सेंट्रल ने इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2019-20 में इसको लॉन्च किया गया था। 2019-20 2019 और 20, ठीक है। ये 19 कर लीजिए, इसको 0 इधर होगा, 1 इधर होगा, ठीक है। 2019-20 में समग्र शिक्षा योजना के तहत इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो स्पॉन्सर का सिंपल सा मतलब क्या होता है? स्पॉन्सर का मतलब स्पॉन्सर कर दिया, इसमें स्टेट भी दायरे में आ गया, स्टेट, यूटी, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। जहाँ जहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा वहाँ की सरकार जो होगी वो भी इसमें फंड करेगी थोड़ा पैसा। अगर यूनियन टेरिटरी है तो 10%, अगर मान लीजिए वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो 10%, और लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो 100% कौन सा पैसा देता है? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। हमने पीछे देखा था, जिसने नहीं देखा इनके मतलब अच्छे से समझ लीजिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, यही चीज़ें नहीं समझ पाते हैं बच्चे, ठीक है। और इन्हीं चक्करों में 2-2 नंबर कम होते चले जाते हैं, ठीक है। तो
रेगुलर अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस रखें। बस अब आपका निशाना होना चाहिए आपका एग्ज़ाम, ठीक है। उसके लिए आप जो प्रयास कर सकते हैं वो करें। देखो जीवन में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें, ठीक है, सबको करनी पड़ती है तो मैं भी करनी पड़ेगी। आ जाइए आप देखिए ट्रांसफॉर्मिंग ट्राइबल एजुकेशन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग ट्राइबल एजुकेशन का सिंपल सा मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि जो ट्राइबल एजुकेशन है उसे ट्रांसफॉर्म करना है। जो अभी तक जो शिक्षा दी जा रही थी उसको अब एनरिच करना है, उसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, यहाँ पर देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, यहाँ पे देख रहे हैं 2009। तो इस 2009 का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट है इसके अंदर अमेंडमेंट करा, एक बिल लेकर आई सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2023 नाम से, ठीक है। तो 2023 का ये बिल है। तो ये क्या कर रहा है, ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तेलंगाना के अंदर एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट की जा रही है जिसका नाम है, यहाँ पे आप राइट इधर पढ़ लीजिए या यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो समक्खा सरक्खा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ना, इसको अप्रूवल मिल गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है समक्खा सरक्खा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एट मुलुगु डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ द तेलंगाना, ठीक है। तो ये जो था, जब क्या था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तो वहाँ का जो 13 शेड्यूल था आंध्र प्रदेश का, तो उसी में ये मेंशन कर दिया गया था कि बाद में तेलंगाना के लिए अलग से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये 2023 का बिल है जिसके द्वारा ये अप्रूव कर दिया गया है। समक्खा सरक्खा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश की जा रही है, ये तेलंगाना में इस्टेब्लिश की जा रही है। तेलंगाना की ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, फिर आप बोलोगे कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हमने तो ध्यान नहीं दिया था। अब आपने ध्यान नहीं दिया तो उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर, ठीक है। आ जाइए, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये है खबर 4th EMRS, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की 4th नेशनल कल्चरल फेस्ट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये किया गया था उत्तराखंड, यूके के अंदर। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम वाला यूके नहीं, अपने इंडिया में जो उत्तराखंड है वहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे तो सभी जानते हैं वैसे मेरे हिसाब से, ठीक है। 2023 में उत्तराखंड देहरादून में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो नाम अच्छे से याद कर लें। 4th कौन से नंबर की है, 4थे नंबर की थी ये नेशनल कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पर, उत्तराखंड देहरादून के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके साथ मिलकर किया गया था। कौन था होस्ट, तो स्टेट एकलव्य विद्यालय संगठन समिति उत्तराखंड ने इसको होस्ट किया था, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें। आज ये नेक्स्ट चलता है। अब देखिए नेक्स्ट खबर है जनजाति उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत ट्राइबल मिनिस्ट्री ने ये जनजाति उद्यमिता विकास कार्यक्रम लॉन्च किया। तो ये कहाँ पे किया गया, ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया। ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, प्लेस के साथ डेट इंपॉर्टेंट है। डेट कौन सी, 20 नवंबर 2023 को इसको लॉन्च मतलब इनॉर्गेट किया गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। अब ये कोलैबोरेशन किसके साथ मिलके किया था, तो ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर SC ST एंड वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलकर ये किया गया था। ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है, डेट पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट खबर है यहाँ से एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से रिलेटेड, ठीक है। तो एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल वुमेन्स, ये क्या है, वुमेन सेंटर्ड स्कीम्स हैं, है ना। तो जो ट्राइबल वुमेन्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वनधन विकास कार्यक्रम, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना। आज ये इन दोनों योजनाओं के बारे में देखते हैं कि ये वुमेन्स को किस तरीके से एम्पावर कर रही हैं। अब देखिए वनधन योजना, ठीक है। तो वनधन योजना नाम पढ़ने से ही आपको पता चलेगा। देखो वन और धन, ठीक है। तो वन के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचें और उससे आपको धन प्राप्त हो, ठीक है। तो वनधन योजना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप ये फोटो में देख पा रहे हैं, ये ट्राइबल वुमेन से ये क्या कर रही हैं, जो माइनर प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेस्ट के, है ना। तो जंगलों से क्या है, जैसे मान लीजिए फल फ्रूट्स हो गए, जड़ी बूटियां हो गई, कोई छाल हो गई, ठीक है, या कोई पौधे हो गए छोटे, तो उनको क्या है, या तो डायरेक्ट हाट बाजार के अंदर बेचा जा सकता है, या फिर उनको प्राइमरी प्रोसेसिंग करके सेल्फ हेल्प ग्रुप की माध्यम से उसको अच्छी सी पैकेजिंग करके रिनोवेट करके उसमें से जो कूड़ा करकट है उसको अलग कर दें, और जो फाइन प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसको अच्छी सी पैकेजिंग करके उसको ब्रांडिंग करके और आगे मार्केटिंग करके उसको बेचा जा सकता है, ठीक है। उससे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो इसी उद्देश्य से राज्य सरकार, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लेकर आई है, वन धन योजना लेकर आई है। इसको लॉन्च कब किया गया था,
था 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। कई बार पूछा जा सकता है कहाँ लॉन्च किया गया था, छत्तीसगढ़ से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसके माध्यम से चलाई जा रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये स्कीम चलाई जा रही है। इसका मेजर फोकस क्या है, जो ट्राइबल वुमेन्स हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनको क्या होगा, एम्पावर किया जा सके। वैसे तो महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें महिलाओं को एनरोल किया जाता है, पर कई बार आप देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं के साथ में पुरुष भी कार्य करते नजर आते हैं। तो ये जो स्कीम है किसके द्वारा रन की जा रही है, ये ट्राइफेड के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब ट्राइफेड क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्कीम रन की जा रही है। ठीक है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना, जो ट्राइबल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनको सशक्त करना, एम्पावर करना, उनको बेसिक नीड्स के लिए जो पैसों की ज़रूरत है उन तक वो पैसा पहुंचे, इसको उनको काम धंधा दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्कीम को रन किया जा रहा है, वंदन योजना। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट स्कीम है आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना। ठीक है, आदिवासी से समझिए, आदिवासी हैं मतलब जंगलों में रह रही हैं, महिला हैं, उनका एम्पावर करना है, उनको सशक्तिकरण करना है। तो ये योजना या तो कैसे किया जा सकता है, उनको एजुकेट करके, अब इतनी ज़्यादा एज हो गई, ये पढ़ना लिखना नहीं चाहती, तो इनको क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा लोन दे देंगे, पैसा दे देंगे। पैसा देने से ये अपना खुद का कार्य, काम धंधा कुछ चला ले। उनको असिस्टेंट चाहिए तो असिस्टेंट प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इसमें क्या है, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना में महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाएगा, ये इसमें 90% जो लोन का अमाउंट है NSTFDC के द्वारा दिया जाएगा, जो टर्म लोन के अकॉर्डिंग हो। जैसे मान लीजिए महिला को चाहिए 1 लाख रुपए का लोन। ठीक है, 1 लाख रुपए में से 90,000 रुपये कौन दे देगा, ये दे देगी NSTFDC। ठीक है, और बाकी 10,000 कहाँ से आएंगे, 10,000 खुद अरेंज करेंगे इधर उधर से। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए लोन का जो अमाउंट है 1 लाख रुपए तक है, तो इसमें SAC के द्वारा 2% और बेनिफिशरी के द्वारा 4% का इसमें इंटरेस्ट रेट बियर किया जाएगा। इसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए इसमें एक मोरेटोरियम पीरियड रखा गया 5 साल का, कि मोरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है इस पीरियड तक अगर आप चाहें तो कोई आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, पैसे का इस्तेमाल करें और मस्त रहें 5 साल तक। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, आपको इसमें क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेंगी। क्वार्टर क्या होता है भाई, क्वार्टर वो भी होता है एक दूसरा क्वार्टर। ठीक है, वो वाला क्वार्टर की बात नहीं कर रहे हैं, क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं। क्वार्टर जैसे मान लीजिए 1 साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, इक्वल टू 4 कर दीजिए, तो 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो ये 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, तो हर 3 महीने में क्या होगा, पेमेंट पे करनी पड़ेगी, मंथली नहीं पे करनी पड़ेगी, इसमें क्वार्टरली का प्रोविजन रखा गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 लाख रुपए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और साथ में 5 साल का एक मोरेटोरियम पीरियड रखा गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और बैंक डिसाइड करेगी, पूरा टेन्योर फिक्स कर देगी। आ जाइए, अब देखिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो जाते जाते आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। ठीक है, हालांकि मैं 2-3 क्वेश्चन पीछे पूछ चुका हूँ, उनके आंसर दीजिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो हायर एजुकेशन में, ठीक है, हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट रेशियो है, ठीक है, एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, तो उसका कुछ टारगेट रखा गया है कि भाई 50% इसको अचीव करना है। कब तक अचीव करना है, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशियो के 50% या इससे अधिक बढ़े ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, तो ये न्यू ट्राइबल एरिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो ये 50% अचीव करने की बात करी गई। आपके सामने 4 ऑप्शन देता हूँ, बताइए इनमें से कौन सा होगा सही आंसर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखें। 2050, 2047, 2035, 2030, बताइए इनमें से क्या आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अपन ने कल स्कीम पढ़ी थी, 2 स्कीम पढ़ी थी, एक तो होती है सेंटर सेक्टर, ठीक है, सेंटर सेक्टर, और दूसरी होती है सेंटर स्पॉन्सर। ठीक है, तो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में अगर जैसे मान लीजिए दमन एंड दीव है, दमन DAM एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव के अंदर एक EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की नींव रखी जाती है। तो यहाँ पर दमन एंड दीव का रेशियो कितना होगा, कितना % पैसा पे करेगी ये। ठीक है, दमन एंड दीव कितना पैसा पे करेगी, आपके सामने 4 ऑप्शन देता हूँ। 25%, दूसरा ऑप्शन 10%, तीसरा ऑप्शन 100%, चौथा ऑप्शन 0। ठीक है, कुछ भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताइए। और सेंटर सेक्टर स्कीम में स्टेट का रेशियो कितना होता है, स्टेट का शेयर कितना होता है सेंटर सेक्टर स्कीम में, स्टेट कितना % पैसा पे करती है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन बताइए आपका ड्रीम क्या, ड्रीम
ठीक है। अपना ड्रीम बता सकते हैं आप लोग। देखो 2 ड्रीम होते हैं जनरली, वैसे तो सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, ये सब ड्रीम होते हैं, पर अमीर बन जाएंगे फिर उसके बाद एक नया ड्रीम आ जाएगा। अगर आपको जॉब चाहिए, आपका ड्रीम है, जॉब पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद नया ड्रीम आ जाएगा। ये वाला ड्रीम नहीं, एक फाइनल ड्रीम कि स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए, बताइए क्या चाहिए, स्वर्ग या नरक? फाइनल ड्रीम क्या है आपका? ठीक है। तो ये तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 तो एक मजाक का क्वेश्चन हो गया, बाकी ये दोनों सीरियस क्वेश्चन है, तो उनके आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो भी देने, और ये जो मजाक वाला क्वेश्चन है इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहे, अपना ध्यान रखें, ठीक है। और देखो वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार, आपके लाइक से ही पता चलता है कि आप कितना सीरियस हैं, और हमें भी अच्छा लगता है यार आपके लाइक आते हैं, है ना। लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और शेयर जरूर कर दें, शेयर नहीं कर सकते तो कमेंट कर दें, ठीक है। शेयर या कमेंट, लाइक करना ही करना है, शेयर आपकी मर्जी है, कमेंट आपकी मर्जी है। वैसे कर दें यार, कमेंट आप करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, उससे इंटरेक्शन बढ़ता है, मुझे पता चलता है कि मेरा स्टूडेंट कौन कौन है और कौन कितना अच्छे से मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है लेक्चर के अंदर, ये चीज़ें पता चलती है। इसलिए आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। कुछ भी कमेंट करें, आपको लेक्चर कैसा लगता है वही बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अच्छा बता दीजिए, गंदा लगता है गंदा बता दीजिए, या आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है तो आप हमें learn24academy@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहे, और अगर टेस्ट सीरीज में एनरोल करना हो तो आप हमें 8118816010 पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, आपको एनरोल कर दिया जाएगा, आपको सारी स्कीम समझा दी जाएगी, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।